राउंड टेबल में आपका स्वागत है। मेरा नाम पंकज उपाध्याय है। आज मैं आप लोगों को एक शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो कि हमारे सिडनी शहर में ही रहती हैं। लेखिका हैं, कवित्री हैं और उनकी कुछ रचनाएं सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हुई हैं हाल फिलहाल में। और मुझे लगा कि अ, उनकी जो ज़बान पे, भाषा पे जो कमांड है, जो अभिव्यक्ति करने की जो शैली है, स्टाइल है, वो मुझे काफ़ी पसंद आई। सो चले विदाउट फर्दर अडू, लेट्स मीट श्वेता। हाय पंकज। हाय श्वेता, वेलकम। हेलो। थैंक यू सो Welcome मच। to Roundtable. Okay. You have a very fancy background right there. अच्छा जी, थैंक यू। थैंक यू। बुक्स, म्यूजिक एंड फिल्म्स के सेगमेंट में आपका स्वागत है श्वेता। और ये हमारी दूसरी मुलाकात है। जी। गुड, गुड टू मीट यू। और मैंने आपकी कुछ क्रिएशंस को सोशल मीडिया पे पढ़ा श्वेता, और मुझे बेहद पसंद आई। मुझे आपकी अभिव्यक्ति करने की जो स्टाइल है वो पसंद आई, और जो आपकी जबान पे और भाषा पे मुझे कंट्रोल लगी वो मुझे काफ़ी पसंद आई। तो थैंक यू पहले तो इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए, राउंड टेबल पे आने के लिए, और अपने बारे में हम लोगों को और बताने के लिए और अपनी रचनाओं से और लोगों को रूबरू कराने के लिए। सो थैंक यू। थैंक यू पंकज। आई शुड मेंशन दिस, मैं जनरली नर्वस नहीं होती। मैं मतलब पब्लिक स्पीकिंग का कोई भी फॉर्म हो, मैं उसमें नर्वस नहीं होती। लेकिन जब आपने इसके बारे में बात की थी तो मुझे ये लग रहा था कि मैं बात क्या करूँगी, क्योंकि जनरली जिन लोगों को आप बुलाते हैं या जिन लोगों से आपकी बात होती है वो लोग अपनी एक जगह बना चुके हैं कला और लिटरेचर के फील्ड में। मेरे लिए ऐसा है कि जितना अभी तक हुआ है, उम्मीद करती हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा आगे होने वाला है। तो मेरे पास जो बातें हैं वो अपनी उपलब्धियों की कम है, शायद मेरे जो प्लान्स हैं उनकी ज़्यादा है। पर फिर मुझे लगा कि ये भी एक अच्छी चीज़ है। थोड़ी बहुत रचनाएं पढ़ी श्वेता, वो मुझे सबसे पहले तो वो मुझे नॉर्दर्न बेल्ट की, मुझे उसमें जो कहते हैं एक देश की खुशबू, एक देश की मिट्टी की खुशबू, मुझे मैंने उसका अनुभव किया। जी। So, okay, this is Roundtable, yet another episode on books, music, and films. Today, I have somebody from Sydney, जिनकी लेखनी में मुझे काफ़ी फ्रेशनेस दिखाई दी और सुनाई दी, और जैसा मैंने पढ़ा, मैंने एक्सपीरियंस किया। काफ़ी यंग है लेकिन उनकी लेखनी में काफ़ी फ्रेशनेस है और काफ़ी परिपक्वता, जिसे कहते हैं, काफ़ी मेच्योरिटी है। सो ये मेरी उनसे दूसरी मुलाकात है। दूसरी मुलाकात आज इस राउंड टेबल के थ्रू होगी। पहली मुलाकात हमारी इन पर्सन हुई थी, जहाँ पे मुझे नहीं पता था वो लिखती हैं। सो और कैसे मुझे उनके लेखने के बारे में पता चला, द गुड ओल्ड सोशल मीडिया, जिसकी वजह से आज सारे लोग कनेक्टेड होते हैं इस वर्ल्ड वाइड वेब में, और कोई भी चीज शैम या फेक नहीं हो सकती, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली कोई फसाड नहीं पुट अप कर सकते। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू श्वेता। श्वेता, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू पंकज। मैं आपने जितना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद मुझे खुद अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कुछ तो अच्छा लिखा होगा मैंने कि मैं यहाँ हूँ। हाँ, जैसा आपने बोला कि पहली मुलाकात में हमारी बात इन चीज़ों पे नहीं हुई थी। पहली मुलाकात हमारी हुई थी आपके एल्बम लॉन्च पे। तो वहाँ से फेसबुक पे आपने जो लिखा हुआ पढ़ा, उसका सफ़र मेरे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि मैं जितना लिखती हूँ उसका एक हिस्सा फेसबुक पे जाता है। और किसी ने एक बार मुझसे पूछा था कि तुम्हारी रचनाओं को हम कहाँ पढ़ सकते हैं। तो मैं बोलते बोलते रुक गई थी क्योंकि बोलने में बहुत अजीब लगा कि फेसबुक पे या फिर मेरे फ़ोन के नोट्स में। तो फेसबुक ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ें अभी थोड़ी सी बाहर निकल रही हैं, क्योंकि मैं अपने लिखे को शेयर करने को लेके मुझ में काफ़ी झिझक है। अब उसके अपने कारण है, पर मैं लिटरेचर के बैकग्राउंड से नहीं आती। जैसा हमारी पहले इस पे बात हुई है, इस इंटरव्यू के पहले, तो जैसा आपका बैकग्राउंड है उसी तरह से मेरा भी है। मैं बिहार से आती हूँ, मैं इंडिया के नॉर्दर्न बेल्ट से हूँ। मैं बचपन मेरा राजस्थान में बीता है। मुझ में दोनों कल्चर्स का, दोनों भाषाओं का प्रभाव है। फिर मेरा ससुराल यूपी में है, तो मतलब नॉर्दर्न साइड ने थोड़ा सा टेक ओवर कर लिया। तो और मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ जिसमें फैमिली का, कल्चर का, रिश्तों का मतलब काफी प्रोग्रेसिव हद से ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो उस चीज का इम्पैक्ट मेरे लिखने में भी आता है
या जो शब्द आपने चुने हैं या जो आंचलिकता होती है वो शब्दों में रह जाती है उसके हिसाब से। तो एक चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, मैं ऑफलाइन कॉन्वर्जेशन को उठा रही हूँ यहाँ पे, पर आपने कहा था कि लिखने का जो तरीका होता है वो गॉड गिफ्ट होता है या वर्कड अपॉन होता है या परवरिश होती है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सारी चीज़ों का एक मिश्रण है, क्योंकि आई ग्रो अप सराउंडेड बाय बुक्स। मैं जब मेरी मम्मी की शादी जब हुई तो वो पढ़ ही रही थी उस समय पे। आई थिंक शी फिनिश्ड हर कॉलेज आफ्टर दैट। मैं बड़ी हुई किताबों के बीच में, मेरे मामा लोग बहुत पढ़ते थे और मतलब हमारे घर में एक डिसेंट सी लाइब्रेरी थी, तो मैंने अपनी उम्र से ज्यादा पढ़ लिया था कि मैं बिल्कुल वैसी वाली बच्ची थी जो कहीं नहीं मिल रही है। अगर घर में मैं मिल नहीं रही हूँ तो मैं किसी बुक शेल्फ के पीछे किसी टेबल के कहीं पे एक किताब लेके बैठी होंगी, एंड दैट बुक एज वेल माइट बी बियॉन्ड माई ईयर्स। तो मैं बस उसको पढ़ रही होती थी, मैं शायद समझती भी नहीं थी। तो वो वैसा था कि वो वहां से फिर मैं आज भी वैसी हूँ कुछ हद तक, पर एडल्ट होने पे आपको सोशलाइज करना पड़ता है। बच्चों की तरह आप मतलब मुंह छुपा के भाग नहीं सकते, तो मुझे अब थोड़ा सा सोशल होना पड़ता है, वरना फिर इंटरनली अदरवाइज मैं वैसी ही हूँ अभी भी पढ़ने लिखने का। तो उस पढ़े लिखे का असर आपके लिखने पे आता ही है, आई एम श्योर। और लेकिन पढ़ते सब लोग हैं, शायद लिखने में मैंने जिन लोगों में एक फ्रेशनेस देखी है, और जो चीज मैं हमेशा नोटिस करती हूँ वो है एक फ्रेश पर्सपेक्टिव। क्योंकि जो बात कही जा चुकी है, ह्यूमन इमोशंस लिमिटेड है। एक सिचुएशन में आपको, मुझे, पांच और लोगों को जो सिचुएशन में सबको दुख होगा, पर उस दुख को कौन कैसे प्रोसेस करता है ये चीज हम सबको अलग करती है अपनी डेली लाइफ में या फिर अपनी रचना धर्मता में भी। तो उस चीज को कोई कैसे प्रोसेस करता है, उस चीज को कोई कैसे व्यक्त करता है, वो बात उसे एक अच्छा बुरा जैसा भी है एक लेखक बनाती है। उसे वो एक चीज एज ओवर अदर्स देती है जहाँ पे आप हर कोई उस चीज को फील कर रहा है, पर उसे व्यक्त करने का तरीका किसी का अलग हो सकता है। तो वो वाली जो एक चीज है वो शायद आपकी लेखनी में आपको और मैं ये नहीं बोलूंगी कि एज ओवर अदर्स देती है, ये चीज आपके अपने लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि लिख के आप कई बार अपने इमोशंस प्रोसेस कर रहे होते हो। ये इंसान कैसे कर सकता है श्वेता? ये क्या सीख सकता है करना, या ये सिर्फ होता है? मुझे लगता है सीख सकता है। मतलब मैंने कभी ऐसा पिन पॉइंट नहीं किया किसी पॉइंट पे कि यहाँ पे से मैंने सीखा या यहाँ पे ये पहले से था मेरे में। या आपको ऐसा लगता है शायद कि शायद शायद ये कोई पारिवारिक सराउंडिंग्स की वजह से ऐसी होती है, या जिस तरह के आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, अनुभव थे, उन्होंने शेप किया इस तरह का थॉट प्रोसेस? देखिए मैं ये इसे हो सकता है। जी, मैं सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया यहाँ पे श्वेता। नहीं नहीं। मैं इसलिए ये हम्म, पूछ रहा हूँ कि जैसे फिल्मकार, अगर आप फिल्में देखती हैं तो जैसे करण हम्म, जौहर हैं, उनका एक स्टाइल है फिल्म मेकिंग का, हम्म, वो यूनिक है करण जौहर से। ठीक है, मेरे ख्याल से दूसरा जो क्लोज करण जौहर से क्लोज होंगे वो होगा शायद आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा के बेटे। उन हाँ लोगों हाँ की हाँ। ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग है। लेकिन तिग्मांशु हम्म, धूलिया, अनुराग हम्म, कश्यप, इनकी अलग स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है। हाँ। ओके, सेम हम्म, सब्जेक्ट को ये, या यहाँ पर ये भी देख लें, जैसे अम, अ, संजय लीला भंसाली, इन्होंने जब देवदास बनाई तो इनकी हम्म, इंटरप्रिटेशन कितनी ज्यादा ऑर्नामेंटल थी, श्रृंगारिक थी जिसे कहते हैं। हम्म। और अनुराग कश्यप ने जब देवदी बनाई, रेवती बनाई या फिर और ओरिजिनल देवदास अगर आप हाँ देखें। जी, हाँ जी, अगर हाँ। आप ओरिजिनल तो खैर ओके, अगर आप देवदी और देवदास, हम्म, ये दो फिल्मों को हम्म, देखें, सब्जेक्ट सेम, स्टोरी सेम, हम्म, लेकिन इंटरप्रिटेशन कितनी डिफरेंट है। हम्म, तो अब यहाँ पे मैंने ये सवाल, एक मुश्किल सवाल आपकी तरफ फेंका है एक्चुअली, कि फिल्म मेकर्स ये दोनों हैं, संजय लीला भंसाली भी हम्म, हैं, अनुराग कश्यप भी हैं, लेकिन इन दोनों की इंटरप्रिटेशन सेम सब्जेक्ट पे इतनी डिफरेंट है। हम्म। क्यों? अनुराग कश्यप की अपब्रिंगिंग की वजह से, या
या संजय उनके लीला भंसाली की। एक्सपीरियंसेस की वजह से। आप नहीं, इसको, आप अपने लेखनी के माध्यम से मुझे बताएं, मुझे समझाएं कि ये कैसे संभव है। मैं एक्चुअली ये ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। शायद मैं इसे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले जा रही हूँ और मुझे टोकिएगा अगर ये ना मतलब बहुत ही आउट ऑफ द वे हो जाए। पर दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ कॉन्वर्सेशन आई रिसेंटली हैड। मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे। मेरी एक पोएम थी जो, अच्छा, मेरी पोएम में आपने पढ़ा है तो आपको ये आइडिया होगा कि थोड़ा सा फेमिनिस्ट सुर रहता है। बिल्कुल रहता अब वो चीज को लेके फेसबुक पे मुझे थोड़ा बैकलैश फेस करना पड़ा था। तो लोगों ने, होता है फिर वो फेसबुक वो आता है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो वो चल रहा था। तो मैं और मेरे हस्बैंड इस पे बात कर रहे थे कि एक ही सिचुएशन में दो लोग, और ये जेंडर स्पेसिफिक बात थी कि एक ही सिचुएशन में मैं और मेरे हस्बैंड अगर हैं तो हमारा एक्सपीरियंस अलग होता है। जो चीजें उन्होंने नोटिस करी वो शायद मैंने नहीं करी, जो मैंने की वो उन्होंने नहीं की। एक ही इंसान हम दोनों से बात कर रहा है और बात करने का सुर बदल जाता है। मतलब उनसे पूछा जाएगा एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इनफ ये उनकी तरफ से आया। उन्होंने ये बात बोली कि मुझे एक अच्छा इंसान बने रहने के लिए एज अ मेल, लाइक यू नो, एज अ मैन ऑफ द हाउस, जब हम लोगों से मिल रहे होते हैं सोशल सर्कल में, उन्होंने कहा मुझे सिर्फ एक नॉर्मल डिसेंट ह्यूमन बीइंग बने रहना है और उससे मुझे बहुत तारीफ मिल जाती है। मुझसे उतनी एक्सपेक्टेशन है और मैं उसमें काफी, मतलब लोग उतना सा कर देने पे आपको बहुत अच्छा बनाते हैं। और दूसरी तरफ तुम हो, तुम मतलब लोगों के लिए यू विल वॉक एक्स्ट्रा माइल, तुम अपना टाइम, अपना पेशेंस, एफर्ट सब लगाओगी, सब कुछ करोगी, पर कहीं ना कहीं वो तुमसे एक्सपेक्टेड है। मतलब मैं 5 घंटे अगर किचन में खड़े होकर काम कर रही हूँ तो वो एक्सपेक्टेड है, उसके लिए वो मुझे वैसा नहीं बोला जाएगा कि बहुत किया। वहीं में मेरे हस्बैंड सिर्फ ये है कि जब सब कुछ हो गया, सब आ गए हैं एंड ही इज नॉर्मली यू नो डीलिंग विद पीपल, और उस चीज पे उन्हें बोल के यार कितना पेशेंस है बंदे में, तो वो वैसे हो जाता है। अब उस चीज में वो चीज मुझे अच्छा या उन्हें बुरा या फिर वाइस वर्सा नहीं करती है। हम दोनों दो लोग हैं, उस एक ही सिचुएशन में हम दोनों के एक्सपीरियंस अलग हैं, हम दोनों को मिला हुआ ट्रीटमेंट अलग है। और उस इंसिडेंट को, उस मीटिंग को, जो अगर कोई घर पे आया है, हम कहीं बाहर गए, कि जो इंटरेक्शन है, उस एक इंटरेक्शन को हम दोनों लोग दो अलग अलग नजरिए से देखेंगे। आप मुझसे पूछेंगे वो मीटिंग कैसी हुई, मैं आपको एक अलग अकाउंट दूंगी। आप मेरे हस्बैंड से पूछेंगे कैसी हुई, अरे बहुत अच्छे लोग थे। मतलब वो बिल्कुल बदल जाएगा नजरिया देखने का। तो वो सेम इंसिडेंट हम दोनों दो अलग अलग तरीकों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पहला अंतर वो आ जाता है। दूसरा अंतर, कभी कभी आदमी के सिचुएशन पे, उसकी सेंसिटिविटी पे आता है। मतलब अगर उसी सिचुएशन में, अब गिवन दैट कि ये जेंडर स्पेसिफिक बात हो गई थी, मेरी जगह या मेरे हस्बैंड की जगह, मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, लाइक वी आर टू फीमेल्स, हमें जो ट्रीटमेंट मिल रहा है किसी से वो सेम मिल रहा है, लेकिन उसके बाद में भी उसमें से हमने कितना लिया और कैसे प्रोसेस किया वो अलग हो जाएगा। तो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हैं, आपका बैकग्राउंड अलग है। अब ऐसा क्यों है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर फॉर एग्जांपल करण जौहर नहीं बना सकते थे? मतलब अगर वो बनाते तो वो बहुत अलग होता। आई कैन नॉट इमेजिन कि वो क्या बनाते, आई डू नॉट वांट टू इमेजिन कि वो क्या बनाते, पर वो जो उसका एलिमेंट था वो चला जाता क्योंकि उनके लाइफ एक्सपीरियंस वैसे नहीं है। और जब आप उसे एज एन आउटसाइडर देखते हो तो आप उस चीज को विटनेस कर सकते हो, आप उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा फर्क आ जाता है हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू में, या फिर हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस में, जो कि हम किसी भी चीज को कैसे अप्रोच करते हैं उसमें रिफ्लेक्ट करता है। तो अब वो सिनेमा हो जैसा कि आपने कहा, या लिखना, लेखनी हो, कुछ भी हो, कोई भी फॉर्म ऑफ आपका आर्ट हो, वो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से डिफाइन होता है। जी श्वेता, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपने इस पे स्टैंप लगा दिया कि आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से आपकी एक्शंस भी डिटरमिन होती है। सो ओके, गुड। हम इस पॉइंट को यहीं पे रेस्ट करते हैं क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड और डिबेटेबल पॉइंट है, और सबके अपने अपने, आई एम श्योर जो व्यूअर्स इसे सुनेंगे या देखेंगे उनका भी इंटरप्रिटेशन होगा कुछ, सो विच इज ओके। सो कमिंग बैक टू यू अगेन श्वेता, आप कितने वक्त से लिख रही हैं और किस तरह की, मतलब आपकी जॉनर ऑफ राइटिंग क्या है? आपने कहा एक हिंट आपने ड्रॉप कर दिया ऑलरेडी कि फेमिनिस्ट है,
मगर आप हम्म। अप्रोज लिखती हैं, पोइट्री लिखती हैं, और वीडियो के सेगमेंट पे, जिससे पहले हम वीडियो खत्म करें उससे पहले आपको कुछ पढ़कर सुनाना भी होगा। ओके, तो शुरू करते हैं इस बात से कि मैं कब से लिख रही हूँ। पोएट्री मेरा नेचुरल मीडियम है, दैट कम्स टू मी मोर नेचुरली, क्योंकि मैं कहानियाँ, मुझे लगता है मैं कहानियाँ नहीं कर पाती। इंटरेस्टिंगली इनफ मेरी पहली रचना पोएट्री ही थी, और विदाउट गिविंग अवे माई एज, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं कितने सालों से लिख रही हूँ। मैं आपको बस ये बताऊंगी कि पहली जो अनगढ़ सी एक रचना थी जिसको कविता कहा जा सकेगा, वो थी, आई थिंक मैं 9 या 10 साल की थी। ब्यूटीफुल, ओके। तब कुछ लिखा था। आपको कुछ और पंक्तियां याद है, आप सुना सकते हैं? याद है, सुना नहीं सकती हूँ। वो थोड़ा था। वो जो कविता थी वो बैठ के लिखी गई थी, क्योंकि हम क्लास में कुछ पढ़ रहे थे, हिंदी की क्लास चल रही थी, उसमें हम कुछ पढ़ रहे थे और उसमें सामाजिक कुरीतियों पे कुछ लिखना था। एंड मैं उसे प्रोज में लिख रही थी, निबंध लिखना था, लेकिन उसमें से पता नहीं कहाँ से क्या फ्यूज हुआ कि मैंने उसे उठा के एक कविता लिखी थी। तो उसमें फिर और इंटरेस्टिंगली इनफ वो पहली कविता भी फेमिनिस्ट कही जा सकती है, क्योंकि दैट वाज अगेंस्ट दहेज प्रथा उस पर चल रहा था, तो उसमें लिखी थी। अच्छा, मैं राजस्थान से आती हूँ, तो एक सबड्यूड टोन है वहां पे मतलब जेंडर पैरिटी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते उस चीज को। तो वो चीज कहाँ से आई थी क्या मुझे उतना अच्छे से नहीं याद, पर वो वहां से शुरू हुआ था। वो पोएम मैं अभी भूल गई होती लिख के, लेकिन मेरी हिंदी टीचर ने पढ़ ली, और उसके बाद में शी मेड श्योर कि वो मतलब असेंबली में सुनाई जाए, ये किया जाए, वो कि मतलब ठप्पा लग गया। उसके बाद लिखने का प्रेशर हो गया, तो लिखना ही पड़ा। उसके बाद फिर ऑप्शन नहीं रह गया लाइफ में। तो वैसे शुरू हुआ था। मैं काफी लकी रही कि मैं नवोदय विद्यालय से हूँ, तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो, वो लंबा चौड़ा टॉपिक है। पर मैं रेजिडेंशियल स्कूल में थी, तो हमारे टीचर्स जो थे उनका बहुत इम्पैक्ट हम पे होता था। तो स्कूल के बाद भी आप काफी टाइम उनके साथ बिताते थे, तो मेरे लिटरेचर टीचर्स बहुत अच्छे रहे और उन्होंने इस चीज को काफी प्रमोट किया कि मैं लिख रही हूँ, तो मुझे उससे काफी हेल्प मिली। फिर उसके बाद में लिखने के जॉनरे में अभी भी, और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक या अगले साल के मिड तक मेरी शायद एक या, अगर ठीक से काम हो पाया तो 2 किताबें आने की संभावना है। तो मुझे हमेशा अभी भी जब मेरी पब्लिशर से भी बात होती है तो मुझे यही लगता है कि मैं कहानी नहीं लिख सकती। मैं एब्स्ट्रैक्ट लिख सकती हूँ, पर मैं उसे कहानी नहीं बना पाती हूँ। तो कहानी जो है वो थोड़ा मेरे लिए मेहनत का काम है, ट्रिकी है। कविताएं मेरा ओरिजिनल वे ऑफ एक्सप्रेशन है। आपकी तो सही जगह शुरू तो श्वेता धारावाहिक लिखने में है, फिल्मों को लिखने में। माने मेरी बात, ओके। सो फिल्मों के लिए लिखें, धारावाहिक के लिए लिखें, क्योंकि जो आपकी शैली है जो लिखने की, वो काफी विस्फोटक भी है। ओके। सो दिस मैंने आपकी बहुत सारी रचनाएं तो नहीं पढ़ी, मेरे ख्याल में 2 या 3 हम्म, पढ़ी हैं फेसबुक पे, और वो हम्म, तीनों ने मुझ पर प्रभाव छोड़ा है और मुझे विस्फोटक लगा। सो शुक्रिया। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया वहां पे। आप कोई नहीं, कोई भी अपनी कोई भी एक रचना, कोई कृति, हाल फिलहाल की कुछ चंद लाइनें कुछ सुनाना चाहेंगे, जिससे ऑडियंस को समझ में आए हम किस तरह की राइटिंग की बात कर रहे हैं? जी, किस तरह एक्चुअली, अच्छा, ये मैं इसको सुनाने के पहले 2 बातें बोलूंगी। पहला ये कि मेरे कुछ दोस्त हैं, कवि दोस्त हैं, जिन्होंने मेरी कुछ कविताओं को और जिस रचना को मैं अभी सुनाने जा रही हूँ उसे भी कविता मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये प्रॉपर नियम फॉलो नहीं करती है। पर मैं नियम फॉलो करके ना लिख सकती हूँ ना जी सकती हूँ, तो फिर ये मैं कविता मानती हूँ। दूसरा ये कि जैसा आपने बोला विस्फोटक का, मुझे नहीं पता कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, पर हाँ, कुछ चीजें जो मैं अपनी लाइफ में, मैंने बहुत प्रिविलेज्ड लाइफ जी है। मैं एक बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव बैकग्राउंड से आती हूँ, जहाँ मुझे हमेशा फैमिली का सपोर्ट मिला है, शादी के पहले, शादी के बाद, हर चीज में। पर मुझे ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि ये सबके लिए सच नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सपोर्ट नहीं मिलता है। तो
इसीलिए शायद मेरी कहानियों का सुर थोड़ा, मेरी लेखनी का सुर थोड़ा फेमिनिस्ट होता है। अच्छा, ये डिस्क्लेमर मुझे इसलिए देना पड़ा क्योंकि जो कविता मैंने जब आपने बोला था कि कविता सुनानी है, तो जो कविता मेरे दिमाग में आई थी इस सेगमेंट के लिए, उसका शीर्षक है अच्छी लड़कियां। कविता है, अच्छी लड़कियां बड़ों का कहना सुनती हैं। वो जानती हैं कि चार लोग कुछ कहेंगे और उस कहे की चिंता में दुबली भी हो जाती हैं। अच्छी लड़कियां बनती हैं बेटी, बहन, बीवी, माँ और बेहद सही निभाती हैं सारे किरदार, फिर भी पूरी नहीं पड़ती। अच्छी लड़कियां अक्सर होठ सिल लेती हैं कि कहीं फिसल न जाएं वो शब्द जो उनके किरदार को कटघरे में ले जाएं। मीच लेती हैं आंखें कि कहीं उनके ख्वाब ढुलक न जाएं, चुगली करते हुए इनके अंदर की बुरी लड़की की। अच्छी लड़कियां मर के स्वर्ग जाती हैं क्योंकि अपने हिस्से का नर्क वो धरती पे भोग चुकी होती लेकिन मैंने क्यों कहा था विस्फोटक है श्वेता। है। ऐसी डीप थिंकिंग वाली पोएम्स जो कि किसी को सोचने पर विवश कर दे, और और हर तरीके से, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब 100% ऐसा ही है, ओके, लेकिन ये जो जो थॉट प्रोसेस है श्वेता, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सत्य है, जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छे से डिस्क्लेमर दिया कि आप एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं और प्रोग्रेसिव फैमिलीज से हैं और अभी भी रह रही हैं प्रोग्रेसिव फैमिलीज में, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है सबके लिए। और आपने जो ये अभी पढ़कर सुनाया, आपकी आवाज में भी और आपके लेखनी में भी वही शक्ति है जो जिस शक्ति और जो सत्यता इस कविता में है। और मुझे नहीं पता कि इसे कविता क्यों नहीं माना जाता, ये बिल्कुल कविता है। सो वेल डन। और आप ऐसे ही लिखते रहिए श्वेता। हमारा वीडियो इंटरव्यू का सेगमेंट टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हम आपकी कविताएं कहाँ पे पढ़ सकते हैं या कहाँ पे हम इसे शेयर कर सकते हैं कि लोगों को, जिनको भी रुचि है हिंदी साहित्य में, वो इसे पढ़ें और सुने। और आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे श्वेता कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। आपने 2 बुक्स के बारे में तो बताइए कि आप इसे करेंगे, मगर यहाँ आप किसी क्या संस्थान से जुड़ी हुई हैं जो कि हिंदी साहित्य को प्रमोट कर रहा है, या किसी तरीके का कोई भी ऐसा कुछ कार्य कर रही है, तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताएं, जैसे लोगों को भी पता चले और लोगों में भी ये जागरूकता आए कि किस तरह से इन चीज़ों को परस्यू किया जा सकता है। प्लीज़। पहले बात करते हैं मेरे काम का, जो जैसा आपने बोला, तो काम का वैसा ही है कि एक शॉर्ट स्टोरीज की किताब पाइपलाइन में है, जिससे आइडियली पिछले साल आ जाना चाहिए था, पर अब तो मैं कोविड को भी ब्लेम नहीं कर सकती, वो मेरे ही पे आ रहा है कि मैं उसे टाले जा रही हूँ। तो इस साल के अंत तक वो किताब आने का सीन है। दूसरी किताब कविताओं का संकलन है, और उसकी भी कहानी यही है कि पहले मैं चाहती हूँ कि पहले जो आए वो कहानियों वाली किताब आए, उसके बाद में फिर दूसरी का होगा। रही बात किसी संस्था से जुड़े होने की, तो मैं ऑफिशियली किसी संस्था से जुड़ी नहीं हूँ। हाँ, सिडनी में इलासा से आप भी जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल से। सभी हम जितने साहित्य प्रेमी लोग हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस कुछ ही संस्थान हैं सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पहुंच जाते हैं हम सब वापस, मतलब वही चेहरे आपको बार बार दिख जाते हैं, आपको मिल ही जाते हैं वो लोग। तो ऐसे किसी संस्था से मैं ऑफिशियली जुड़ी हुई नहीं हूँ। हाँ, कभी कभी मेरी भागीदारी जरूर होती है कुछ जगहों पे, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में अगर आपको, और ऑस्ट्रेलिया में जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय मूल के बहुत लोग हैं, तो और उसी में फिर लिटरेचर के, सिनेमा के कदरदान भी हैं, लिखने वाले भी हैं, कलाकार हैं, तो ये लोग ना सोशल मीडिया के माध्यम से लोग खुद को ढूंढ लेते हैं। तो मेरे लिए जिस चीज ने एक डिफरेंस, जैसे आज का ये जो इंटरव्यू है, ये हम इस तरह से मिले कि आपने वो रचना पढ़ी, तो उस वजह से मैं यहाँ हूँ। तो सिर्फ 2 ही चीजें हैं कि पहला ये है कि आप अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेते हैं, आप पढ़ने के चाव में पहुंच जाते हैं वहां तक, और दूसरा है कभी कभी मेरे जैसे लोग जो झिझकते हैं उनके लिए कि थोड़ा सा कभी स्टेप आउट करके पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर
might be helpful to get the crowd you want. तो इसके लिए और फिर भाषा को किसी भाषा को संरक्षण की जरूरत है सच नहीं है. भाषा को जरूरत है कि उसे नर्चर किया जाए, उस पर काम किया जाए, उसके एक्सपेरिमेंट्स को वेलकम किया जाए, एक बंधी बंधाई लीक पे ना चला जाए. तो आप जो आपसे हटके लिख रहा है, आपसे हटके दुनिया को देखने का नजरिया रखता है, उसे वेलकम करें, उसके नजरिए को समझें. इतना किसी भी भाषा को प्रमोट करने के लिए काफी है शायद. और बाकी आप जैसे लोग तो हैं ही हैं कलाकार जो उस चीज पे काम कर रहे हैं. ब्यूटीफुल श्वेता, थैंक यू सो मच इन सारी बातों को शेयर करने के लिए. वीडियो को एंड करने से पहले जस्ट एक क्विक रैपिड फायर कर लेते हैं करण जौहर के स्टाइल में. पहला रैपिड फायर मैं बहुत क्विकली पूछूंगा, बहुत ज्यादा सोचने का आपको वक्त नहीं दूंगा, ठीक है? दो, और ये उन लोगों के दो ऐसे लोगों के नाम बताए जिन्होंने आपको इम्पैक्ट किया हो पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, जिनके कार्य करने का स्टाइल या काम करने का स्टाइल से आपका वर्क, आपकी जो आपकी रुचि है, आपकी इंटरेस्ट है, वो प्रभावित हुई है किसी न किसी तरीके से. सो 2 लेखक, 2 कवि, ओके, लाइक दैट. सो अच्छा, ओके. हाँ जी, तो क्विक स्टार्ट करूं मैं? ओके, 2 लेखक. 2 लेखक, दो लेखक, निर्मल वर्मा और मुराकामी. राइट नाउ आई एम इनटू मुराकामी. ओके. 2 कवि. 2 कवि. अच्छा, मैं ना इसमें 2 नए नाम लूंगी. अनुराग अनंत एक कवि हैं जिनको मैंने पिछले साल ही पढ़ना शुरू किया है और उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है. वो हर बार एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाते हैं. मैं कोई बहुत बड़ा नाम सोच नहीं पा रही हूँ. अगर हम अपने आसपास में से देखें तो आपने, मुझे नहीं पता पढ़ा है कि नहीं, विवेक आसरी एक NRI अफेयर्स के जो एडिटर हैं, उनकी कविताओं में भी एक फ्रेशनेस है. उनकी कविताएं भी मुझे पसंद है. ये 2 लोग हैं जिन्हें मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया, रिसेंटली पढ़ना शुरू किया और मुझे अच्छे लगे. ठीक है जी, ब्यूटीफुल. 2 फिल्म मेकर्स. 2 फिल्म मेकर्स, करण जौहर तो पता ही नहीं, सॉरी. 2 फिल्मकार, यार सॉरी फंस गई मैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है. बट अगर फिल्म की बात करें तो मुझे लास्ट मूवी जो बहुत अच्छी लगी थी, आई एम ब्लैंकिंग आउट ऑन नेम. हम इस पे वापस आते हैं. फिल्में नहीं देखती? नहीं, 2 फिल्में बता दे फिर, कोई बात नहीं. नहीं, मैं देखती हूँ पर मैं वो 2 फिल्म का फिल्में नाम, या फिर 2 धारावाहिक जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया है. 2 धारावाहिक जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया मुझे बहुत. अभी मैं ना बहुत ज्यादा ब्लैंक आउट कर रही हूँ इस पे, क्योंकि मैं आई कीप थिंकिंग द ऑफिस, लेकिन वो नहीं है. वो मैं इसलिए आ रहा है मेरे दिमाग में क्योंकि वो मैं अभी देख रही हूँ. पर ठीक है, वी कैन कम बैक टू दिस. आपका दिमाग उस पे हाँ, आपका काम कर रहा होगा, मुझे पता है. पैरेलली आप लेखिका हैं तो जी. इट वर्क्स इन द पैरेलल, आई नो. सो 2 म्यूजिक डायरेक्टर्स या 2 म्यूजिशियंस. 2 म्यूजिशियंस. के मतलब ही वाज अ सिंगर आई नो, एंड प्रॉब्ली आई एम जस्ट थिंकिंग. और मैंने अभी रिसेंटली आफ्टर हिज डेथ आई डिस्कवर्ड कि बहुत सारे गाने जो मुझे पसंद थे और मैंने कभी सोचा नहीं उनके बारे में, वो के ने गाए थे. म्यूजिक डायरेक्टर्स में आई से राजशेखर के गाने मुझे काफी पसंद है. और उनके गाने, राजशेखर ने तनुज, हाँ, यू मीन विशाल शेखर? नहीं, राजशेखर एक बिहार के लेखक और म्यूजिक थे. उन्होंने तनु वेड्स मनु के गाने कंपोज किए हैं और 1-2 और मूवीज हैं उनकी. हाँ, ओके, ब्यूटीफुल. ओके, एंड बस अब ये वीडियो खत्म ही होने वाला है, सो आई प्रॉमिस. लेकिन क्योंकि आप लिखती हैं 2 गीतकार. 2 गीतकार, तो राजशेखर गीतकार हुए. सॉरी, राजशेखर को मुझे इस सेगमेंट के लिए बचा के रखना चाहिए था. राजशेखर, क्योंकि उनका एक गाना है, मतलब उनके गाने ऐसे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि उनके गाने आप सुनोगे आपको नहीं पता है कि इन्होंने लिखे हैं, बट यू वुड लाइक, अरे ये गाना मुझे उसकी याद दिला रहा है, या ये गाना मतलब पिछले गाने से वो है. तो उनका करीब करीब सिंगल में उनके गाने हैं, वो मुझे काफी पसंद आए थे. वरुण ग्रोवर में भी, वरुण ग्रोवर के पुराने, मतलब पता नहीं, उनका रिसेंट वर्क मुझे ध्यान भी नहीं है, बट मुझे उनके पुराने गाने काफी पसंद है. अच्छा, मुझे नहीं पता था वरुण ग्रोवर, मुझे नहीं पता था वो गीतकार है, मुझे लगता था वो कहानीकार है. बट एनीवे, थैंक यू. फिल्में याद आई 2 या नहीं आई, या धारावाहिक को याद आया या नहीं?
खत्म और हो मुझे जाए। ये खत्म होते ही याद आएगा, लेकिन ना ये खत्म होते ही मुझे पक्का याद आएगा। पर फिल्मों के नाम पे मैं मूवी बफ हूँ, आप लोगों जितनी शायद नहीं हूँ, पर मेरा वैसा वाला हाल है कि मुझे बहुत खराब मूवी कोई नहीं लगती है, मैं सब देख लेती हूँ, सब ठीक लगता है। पर मुझे अभी रिसेंटली देखी हुई ऐसी कोई याद नहीं आ रही है जो कि मुझ पे बहुत जिसने असर छोड़ा हो। चले, ये आपका दोष नहीं है, मेरे ख्याल से बॉलीवुड का दोष है। बॉलीवुड ने रिसेंटली कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि वो किसी को याद रहे। सो थैंक धारावाहिक यू के नाम श्वेता। पे, सॉरी सॉरी सॉरी, याद आया मुझे। हाँ जी। धारावाहिक के नाम पे मुझे पल्लवी जोशी का एक सीरियल था जिसमें एयरफोर्स ऑफिसर बनी थी वो बहुत पसंद था। और जिसका नाम मैं मिक्स कर रही हूँ, पर दूसरा धारावाहिक है उड़ान, कविता चौधरी का। कविता चौधरी का, ठीक और है। आई थिंक पल्लवी जोशी वाला आरोहण है। आरोहण और उड़ान मुझे बहुत पसंद आए आरोहण थे। मैंने नहीं देखी है, उड़ान मैंने देखी है एज अ चाइल्ड, तो थैंक यू। हाँ, ओके बस श्वेता, थैंक यू सो मच। आपने रैपिड रैपिड फायर को ऑलमोस्ट रैपिडली सरवाइव कर लिया। और राउंड टेबल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, और अपनी जिंदगी के बारे में बताने के लिए, अपनी लेखनी और प्रोसेस के बारे में बताने के लिए थैंक यू। आपका जो भी लिंक्स होगा आप मुझे प्लीज भेज देना, वो लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे कि लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके काम को, आपके लेखनी को फॉलो कर सके। राउंड टेबल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे दर्शकों को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, सुना। और अगर राउंड टेबल आपको पसंद हो, किताबें, म्यूजिक या फिल्म से दूर दूर से कोई भी नाता हो, तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज पंकज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच पंकज। ओके श्वेता, थैंक यू। Keep writing, keep sharing, okay? I look forward to your next one. Bye. थैंक